तो हेलो फ्रेंड्स। तो आज का हमारा टॉपिक है पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो आइए अब हम इन्हें समझने का प्रयास करते हैं कि ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अंग्रेजी अनुवाद हम कैसे करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, हर एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस मुख्यतः दो प्रकार के होंगे। एक आपका ए टाइप होगा, दूसरा आपका बी टाइप होगा। जैसे कि अगर कोई भी हिंदी का वाक्य क्या शब्द से शुरू हुआ हो तो वह इंट्रोगेटिव ए टाइप है। और जबकि क्या, क्यों, कैसे, कहाँ और कब अगर किसी भी हिंदी वाक्य के बीच में आए हों तो वह आपका इंट्रोगेटिव बी टाइप होते हैं। तो दोस्तों, हम अब हमको ये समझना है कि इंट्रोगेटिव ए टाइप के कुछ उदाहरण अलग समझेंगे और फिर बाद में इंट्रोगेटिव बी टाइप के एग्जाम्पल्स हम आपको समझाएंगे। दोस्तों, अब हम कुछ सब्जेक्ट के बारे में भी समझ लेते हैं। अब जैसा कि आपको मालूम है कि सब्जेक्ट मुख्यतः 13 होंगे, और जबकि इनके दो कैटेगरी हमने 7 और 6 का अलग से बनाया हुआ था, जैसा कि पिछले वीडियोज़ में आपको बताया जा चुका है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर चलेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पास्ट के इंडेफिनिट टेंस में चाहे कोई भी वाक्य हो, चाहे वो अफर्मेटिव हो, चाहे निगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो अथवा इंट्रोगेटिव निगेटिव हो, इसमें एक चीज़ का विशेष ध्यान देना है कि सभी सब्जेक्ट के साथ एक ही नियम लगता है। तो यहाँ पर नियम तो एक ही हैं, लेकिन फिर भी हम इनको 7 और 6 की कैटेगरी जो सब्जेक्ट का मैंने पिछले वीडियोज़ में बनाया था, उसी के अकॉर्डिंग हम आपको एग्जाम्पल समझाएंगे। तो अब आइए हम आपको सबसे पहले जो 7 कैटेगरी वाले सब्जेक्ट हैं उनके कुछ एग्जाम्पल्स बताते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 आता है, अगर यह कहना हो कि क्या उसने अपना काम किया था, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा डिड ही डू हिज वर्क। उदाहरण नंबर 2 आता है कि क्या वह अपने घर गया, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा डिड ही गो टू हिज हाउस। उदाहरण नंबर 3 आता है, अगर यह कहना हो कि क्या गाड़ी समय से स्टेशन पर आई थी, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा डिड द ट्रेन कम इन टाइम एट द स्टेशन। चौथा और अंतिम उदाहरण इस प्रकार है कि क्या उसने प्रश्न हल किया, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा डिड ही सॉल्व द क्वेश्चन। तो अब आइए हम 6 सब्जेक्ट के कैटेगरी वाले लोगों का एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो जिसमें पहला पहला उदाहरण इस प्रकार है कि अगर यह कहना हो कि क्या मैंने आपसे यह बात बताई थी, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा कि डिड आई टेल यू दिस मैटर। उदाहरण नंबर 2 आता है, अगर यह कहना हो कि क्या आपने झूठ बोला था, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा डिड यू टेल अ लाई। उदाहरण नंबर 3 आता है, अगर यह कहना हो कि क्या वे लोग मेरे घर आए थे, तो डिड दे कम टू माई होम। उदाहरण नंबर 4 और अंतिम उदाहरण इस प्रकार है, अगर यह कहना हो कि क्या हमने आपको मेले में देखा था, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा डिड वी सी यू इन द फेयर। तो इस प्रकार आपने देखा कि ये सभी उदाहरण इंट्रोगेटिव ए टाइप के हैं। तो अब आइए हम आपको इंट्रोगेटिव बी टाइप के कुछ उदाहरण को समझाते हैं। तो इसमें भी जैसे 7 सब्जेक्ट कैटेगरी वाले जो कुछ एग्जाम्पल्स होंगे, और फिर आपका 6 सब्जेक्ट की कैटेगरी वाले कुछ एग्जाम्पल्स होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको 7 सब्जेक्ट की कैटेगरी वाले एग्जाम्पल्स को समझा रहा हूँ। तो जैसे इसमें उदाहरण नंबर 1 आता है, अगर यह कहना हो कि वह अपने घर कब गया था, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा व्हेन डिड ही गो टू हिज हाउस। और 2 आता है, अगर यह कहना हो कि राजू ने अपना गृह कार्य कब किया था, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा व्हेन डिड राजू डू हिज होमवर्क। उदाहरण नंबर 3 आता है, अगर यह कहना हो कि वह अपने घर क्यों आया था, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा व्हाई डिड ही कम टू हाउस। उदाहरण नंबर 4 और अंतिम उदाहरण इस प्रकार हैं, अगर यह कहना हो कि रमेश ने इस प्रश्न का जवाब कैसे दिया था, इसका अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा हाउ डिड रमेश सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से आपका ये 7 कैटेगरी वाले सब्जेक्ट का एग्जाम्पल हुआ। अब आइए हम 6 कैटेगरी वाले सब्जेक्ट का एग्जाम्पल बताते हैं। अब इसमें आपका एग्जाम्पल नंबर 1 आता है, पहला पहला उदाहरण अगर इस तरह से कहा जाए कि मैं उसे अपने घर कब बुलाया था, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा कि व्हेन डिड आई कॉल हिम एट माय होम। उदाहरण नंबर 2 आता है कि अगर यह कहना हो कि तुम अपना गृह कार्य कब किए थे, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा व्हेन डिड यू डू योर होमवर्क। अब अगला आपका उदाहरण नंबर 3 आता है, अगर यह कहना हो कि तुम अपने घर कब आए थे,
तो व्हेन डिड यू कम टू योर होम, उदाहरण नंबर 4 और अंतिम उदाहरण इस प्रकार है। अगर यह कहना हो कि हम लोगों ने उसे अपने घर कब बुलाया था, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा व्हेन डिड वी कॉल हिम एट आवर होम। दोस्तों, इसमें एक बात विशेष रूप से ध्यान देना है कि जहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो हेल्पिंग वर्ब लगते थे, जिसमें डू अथवा डज का प्रयोग आपने पिछले वीडियोज में सीखा है, वही यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डू और डज का स्थान डिड ले लिया है। तो ये बहुत सिंपल सा नियम है, यानी कि सभी सब्जेक्ट के साथ हमें डिड का प्रयोग करना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है। तो इसी आधार पर इसको लिखा गया है। तो दोस्तों, यह छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट में आपका इंतज़ार रहेगा। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।